नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो होता है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है किसके लिए, फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। मतलब कूलम्स लॉ किस में एप्लीकेबल होगा, किसी भी दो पॉइंट चार्ज में एप्लीकेबल होगा, पहली बात तो ठीक है। और कूलम्स लॉ किसके बारे में बताएगा, फोर्स के बारे में बताएगा। और कैसा बताएगा, क्वांटिटेटिव। ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि कूलम्स मेजर द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड्स दैट इट, मतलब हो गया फोर्स, वेरिड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम द चार्जेस एंड वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। इसका क्या मतलब निकलता है कि जो फोर्स होगा किसी भी दो चार्ज का वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इन्वर्सली होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसी स्टेटमेंट को कूलम्स लॉ कहते हैं। ठीक है। और जो डायरेक्शन होगा उसका, एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, जो डायरेक्शन होगा वो दो चार्ज के जोड़ने वाली लाइन के अराउंड एक्ट करता है। ठीक है। जब भी फोर्स की अगर बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल आ गया, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वर्किंग फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। इस सब चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए टॉर्सन बैलेंस नाम का एक डिवाइस उन्होंने यूज़ किया। टॉर्सन बैलेंस में क्या होता है कि छोटे छोटे फोर्सेस को नापा जा सकता है। ठीक है। और कूलम्स ने ही इस K की वैल्यू निकाली, तो K की वैल्यू कितनी निकल के 9 × 10⁹ अब इसका यूनिट निकालते हैं, K का यूनिट क्या होगा। यहाँ फोर्स है तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये चार्ज है पर कूलम स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ को ऐसा भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब इस हिसाब से हम लोग चाहें तो Q1 Q2 को यानी कि 1 कूलम अगर कर दें तो हम लोग 1 कूलम चार्ज के बारे में डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज कितना होता होगा। तो अगर, ठीक है, यहाँ 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन दिया हुआ है कि अगर Q1 की वैल्यू 1 हो, Q2 की वैल्यू भी 1 हो, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और R जो है वो भी 1 हो, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁹ ये स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज क्या होता है, 1 कूलम चार्ज क्या होता है, इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं हम लोग कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है कि ऐसे दो चार्जेस जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो और दोनों के बीच में फोर्स 9 × 10⁹ लग रही हो, तो उस चार्ज को हम लोग 1 कूलम कहते हैं। इससे पहले 1 कूलम का डेफिनेशन ही बताए थे, लेकिन 1 कूलम का डेफिनेशन बताया हुआ है कि 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब अगर दोनों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस हो एंड सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों वैक्यूम पे रखे हुए हों और दोनों रिपल्सन फोर्स फील करें और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए 9 × 10⁹, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं, उस चार्ज को हम लोग 1 कूलम चार्ज कहते हैं। ठीक है। अब ये जो K निकला था, K की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 9 × 10⁹। हम लोगों को पता चला कि जो फोर्स होता है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, पर जो फॉर्मूला है हम लोग के पास F का वो था 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पर भी मीडियम के बारे में पता नहीं चल रहा, तो एक ऐसा फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जो मीडियम के बारे में बता सके। तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि K जो होगा उसको 1/4πε0 लिखा जाए, और जो ε0 है वो मीडियम को सिग्निफाई करेगा, एप्सिलॉन जो बनेगा वो मीडियम को सिग्निफाई करेगा। ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर दी गई और कहा गया कि जो फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर वैक्यूम है तो F0 मान ले रहा हूँ, तो उस केस में इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये सिर्फ वैक्यूम में यूज़ कर सकते हैं।
अगर मीडियम आएगा तो एफ मीडियम हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन है ये 9 × 10⁹ नहीं है, ठीक है, मतलब इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी 9 × 10⁹ नहीं होगी। इस एप्सिलॉन 0 जो नया कांस्टेंट मिला इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम होता है इसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालें हम लोग, एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें एप्सिलॉन 0 की, तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 1/4 9 × 10⁹ और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट क्या होगी? जो यहाँ पर यूनिट निकाले थे के का, उस के का जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से कूलम्स लॉ कंप्लीट हो गया। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। और इस एप्सिलॉन 0 को किस नाम से जानते हैं हम लोग? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर बात करेंगे हम लोग, अगर कोई मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन 0 की जगह पे एप्सिलॉन यूज़ करना पड़ता है। इसको कहेंगे परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। अब जबकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन पे कहीं भी वेक्टर लिखा हुआ नहीं है। तो फोर्स को ज़्यादा सही होगा कि अगर इसको वेक्टर के फॉर्म पे लिख दिया जाए तो ज़्यादा समझने में सरल हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि वेक्टर के फॉर्म पे इसको एक्सप्रेस करना है, तो हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में हम लोग क्या देखते हैं कि F को डायरेक्शन के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कंसिडर कर लेते हैं, दो चार्जेस हो गए Q1 Q2। पहला केस ले लेता हूँ, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कोई पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। अब पॉजिटिव कब आ सकता है? जब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। तो अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? वो लाइक चार्ज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव, कैसा भी मान सकते हैं। मान लिया कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी प्लस Q1 है, ये भी प्लस Q2 है। अब ये जो चार्ज होगा Q1, इस चार्ज Q2 से रिपेल होगा, तो किधर जाएगा? ये रिपेल होगा तो दूर जाएगा, ये भी रिपेल होगा तो दूर जाएगा। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ R1 है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा उसको अगर मैं लिखता हूँ R21, तो होगा वो हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब R2 माइनस R1। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। किताब में वेक्टर लिखा हुआ है, उसके ऊपर में एरो नहीं बना हुआ, उसको बोल्ड लेटर में लिखा हुआ। जैसे ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनको बोल्ड ना लिख करके, इनको वेक्टर ऊपर में ना बना करके बोल्ड फॉन्ट पे लिखा होता है, इनको वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या निकल गया? R21 की वैल्यू कितनी निकल गई? R2 माइनस R1। और सिमिलरली अगर R12 निकालें, मतलब 1 से 2 की ओर अगर जा रहे हो हम लोग, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। अगर ध्यान से देखेंगे तो R21 जो है वो माइनस ऑफ R12 के बराबर है। सिर्फ डायरेक्शन कंसीडर करने के लिए R कैप लगा देना है। तो फोर्स की अगर वैल्यू की बात करें तो F21 क्या होगा?
F21 होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। मतलब इस पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो उसका डायरेक्शन किधर लग रहा है, राइट साइड जा रहा है वो। राइट साइड मतलब क्या, 1 से 2 की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको कि F21 जो होगा वो होगा कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज Q1 Q2, डिस्टेंस कितना है r का स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगा वो R21 कैप हो जाएगा। तो F21 की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21। सिमिलरली अगर F12 निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या निकलेगा, R12 निकल जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे दोनों का डायरेक्शन इक्वल है और अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, और जो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि F12 जो होगा वो F21 के बराबर है, नेगेटिव साइन के साथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। अगर अट्रैक्शन के लिए सेम केस लगाए हम लोग, पहला केस समझ में आया होगा। पहला केस क्या बताया हम लोग, देखिए आराम से समझिए उसको, कि अगर F21 लिखा था तो यहाँ पर एक चार्ज था, ये इधर पर रिपेल हो रहा था, ये इधर रिपेल हो रहा था, ये 1 था, ये 2 था। तो F21 जो होगा, ये F21 जो होगा, और ये F12 जो होगा, F21 जो है वो 1 से 2 की ओर है, इसलिए R2 माइनस R1 ले लिया था, इसलिए R21 आया था। इसका डायरेक्शन क्या था, R21 आया था। और F12 का डायरेक्शन क्या निकला था, FR12 निकल गया था 2 से 1 की ओर। अगर सिमिलरली केस लेता हूँ मैं, एक साइड ले लूँ -Q1, एक साइड ले लें +Q2, मतलब Q1 Q2 इज़ लेस देन 0 ले लूँ। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव नंबर मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, या तो Q1 नेगेटिव होगा या तो Q2 नेगेटिव होगा, मतलब दोनों में से एक ही नेगेटिव होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर उस केस को रिप्रेजेंट किया है ये, ठीक है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इस पे F12 अंदर की ओर लेगा, F21 भी अंदर की ओर लेगा। अब इस साइड जो डायरेक्शन हो रहा है वो 1 से 2 जा रहा है, तो डायरेक्शन हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, 1 से 2 की ओर, तो R21 हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये 2 से 1 की ओर जा रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन हो जाएगा R12, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखें इस केस में, तो ये निकलेगा F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, और डायरेक्ट R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, R21 का, देख लीजिए 12 है तो 21 है, और F12 के बदले 21 की वैल्यू निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप 12, मतलब जो नंबर यहाँ है उसका उल्टा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और यहाँ से क्या पता चलता है कि कूलम्स लॉ जो होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि हम लोग क्या देखते हैं कि जो न्यूटन्स कूलम्स लॉ जो है of gives the force between two charges Q1 and Q2 in vacuum. If the charges are placed in matter interviewing space has matter, the situation gets complicated in presence of charge constituent of the matter. We shall consider electrostatics matter in next chapter. तो इसमें क्या, जैसे मैटर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो, या फोर्स की जो वैल्यू होगी वो मीडियम पे डिपेंड कर जाती है, इसलिए वैल्यू जो होगी उसको हम लोग इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1.3। क्वेश्चन में बोला है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो पॉइंट चार्ज और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में रेशियो निकाल के बताइए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है -G MP अपॉन R स्क्वायर। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 2.4 × 10⁻³ है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत कम है, नियरली 1.3 × 10⁻36 टाइम्स कम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। कभी कभार एग्ज़ाम में इस रेशियो का डायमेंशन पूछ देता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ई स्क्वायर अपॉन जी m1 m2 का इसका यूनिट बताइए कितना होगा। ये सिंपल रेशियो है, दोनों फोर्स के रेशियो हैं, इसलिए इसका यूनिट क्या निकलेगा, इसका नो यूनिट निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1.4 में क्या बोलता है, चार्ज मेटलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। एक नायलॉन थ्रेड है और उसमें से एक चार्ज को हम लोग सस्पेंड करके रखे हैं। ठीक है, और एक और चार्ज है जिसको हम लोग इंसुलेट करके रखे हैं, चार्ज बी को, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोलता है, अनदर चार्ज मेटलिक स्फीयर बी इज हेल्ड इन एन insulating handle and brought close to A such that distance between them is 10 cm. The resulting repulsion of A is noted। मतलब फोर्स को निकालें, दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। ठीक है, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड। अब ए और बी को आपस में टच कर दिए, ए आर टच्ड एंड अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा ए को सी से टच किए हैं और डी को बी को डी से टच किए हैं। अभी और इनके बीच का डिस्टेंस जो कर दिए इस पर हाफ कर दिए, 5 कर दिए। तो क्वेश्चन है कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो पहला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला क्या निकलेगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वो फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, जब एक स्फीयर में दूसरा बिल्कुल आइडेंटिकल स्फीयर टच करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। चार्ज का ट्रांसफ़र बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला बॉल जो होगा जब टच करके हटाए तो जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी फिर से Q1 का आधा हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट था, इसमें चार्ज Q1 था, जब इससे एक और ऑब्जेक्ट टच करते हैं हम लोग सेम रेडियस का तो चार्ज जो होता है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट होकर के चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें भी Q1/2 और इसमें भी Q1/2। जब कैपेसिटेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आधा आधा ही क्यों ट्रांसफर होगा। फिर वैसे ही अगर Q2 की अगर बात करेंगे तो Q2 भी दो भाग में टच, क्योंकि इसमें भी टच किए, देखिए डी को टच किए, तो इसमें भी चार्ज कितना हो जाएगा Q2/2 और Q2/2। तो फोर्स का नया फॉर्मूला क्या निकलेगा, K Q1/2 Q2/2 अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखिए पहले 10 था, 5 कर दिया है, तो डिस्टेंस को भी आधा कर दे रहा है, तो r/2 का स्क्वायर। तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो एक 2 और 2 से कट जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि इसकी वैल्यू जो रहेगी वो अनचेंज रहेगी। तो देखिए F' की जो वैल्यू निकाल रहा है, इसको भी आधा किया, इसको भी आधा किया, इसको भी आधा किया, लास्ट में वैल्यू सेम आ गई, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन A ड्यू टू B रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल डायग्राम को देखिए कि यहाँ पर एक चार्ज है Q0, Q1 है, यहाँ पर है Q2, यहाँ है Q3, और इस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है कितना होगा। ठीक है, तीन चार्ज का सिस्टम लेते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ज हो गया, यहाँ पर एक चार्ज हो गया, यहाँ एक चार्ज हो गया, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। अब ये जो चार्ज होगा क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। फोर्स का नाम रखना है, तो F1 पे लग रहा है तो 1, 3 की वजह से लग रहा है तो 3, F13 नाम दे दिया है इसका। और ये 2 इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स इधर फील करेगा और नाम हो जाएगा F1 पे लग रहा है तो 1 और 2 की वजह से लग रहा है तो 2। तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों फोर्स के डायरेक्शन कैसे हैं और फिर नाम रख लेंगे दोनों का। अब F13 चाहता है चार्ज पार्टिकल ऊपर चला जाए, F12 चाहता है चार्ज पार्टिकल इधर चला जाए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, और जो रिजल्टेंट निकलेगा ये होगा, इसको बोल देंगे F1। डायग्राम ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगता है, ये क्या बोलता है कि किसी एक चार्ज पर
सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से लगने वाला अगर फोर्स को देखें हम लोग, तो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। इन दोनों का वेक्टर सम ये है F1। ऐसा कह सकते हैं कि जो F1 होगा वो F13 प्लस F12 के बराबर होगा। इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसको कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। ठीक है, द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स जो होगा वो प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए जो F13 है वो F12 पे डिपेंड नहीं कर रहा, और F12 जो है वो F13 पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसे दो ही चार्ज लिए हुए हैं। अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम पे बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं, और इन सभी चार्जेस का जो सम निकलेगा, जो टोटल फोर्स निकलेगा, वो सभी इंडिविजुअल फोर्स के सम के बराबर होगा। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है 1 और 3 के बीच में, और जो फोर्स होता है 1 और 2 के बीच में, वो किसी सेकंड चार्ज के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, और इसी के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं, इसको भी बाद में देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन को, कि एक चार्ज Q है, एक और चार्ज है 4Q, और क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में थर्ड चार्ज कहाँ पर रखें ताकि पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो इन दोनों के बीच में कहीं पर ऐसा चार्ज रखना है जहाँ पर टोटल सिस्टम किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम पे। तो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस है x। इस जगह पे उस चार्ज पार्टिकल को रखे कैपिटल Q को, जहाँ पर तीनों के तीनों क्या हो जाए, आपस में इक्विलिब्रियम हो जाए। इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो a दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लेता हूँ x, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर इक्विलिब्रियम पे है तो चाहे इस पे फोर्स निकालूं, चाहे इस पे फोर्स निकालूं, चाहे इस पे फोर्स निकालूं, तीनों फोर्स की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ सबसे पहला स्टेप, जब भी इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा हर पॉइंट का नाम होना चाहिए। पॉइंट का पहले नाम रख लेंगे। तो पॉइंट का नाम रख लेते हैं पहले। जैसे इस पॉइंट को बोल दिए A, इसको बोल दिए B, और बीच वाले को बोल दिए O। सेकेंड स्टेप होगा फोर्स का नाम लिखेंगे और उसका डायरेक्शन भी निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इसी में देखते हैं हम लोग कि अगर इसकी बात करेंगे तो अगर इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालता हूँ तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसको रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, और फोर्स का नाम होगा FO पे A की वजह से, इसलिए नाम होगा FOA। ऐसे ही अगर B चार्ज की वजह से फोर्स पूछूं तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो नाम होगा FOB। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि टोटल कितने फोर्सेस हो सकते हैं चार्ज O पे। अगर टोटल फोर्स की वैल्यू निकालें तो FOB माइनस FOA कितना आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर दो वेक्टर एक ही लाइन पर लग रहे हों और अपोजिट हों तो इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। अगर दो वेक्टर एक ही लाइन पे लग रहे हों, सेम डायरेक्शन पे होंगे, तो दोनों क्या करेंगे, ऐड। और अगर दो वेक्टर्स किसी एंगल पे होंगे जिनका एंगल की वैल्यू थीटा है, तो फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हम लोग के पास क्या था। ऐसे दो चार्ज पार्टिकल थे, एक था Q, दूसरा था 4Q, और क्वेश्चन था कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर रखें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाए। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल Q था मान लेते हैं, इसको डिस्टेंस, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया O। थर्ड चार्ज पार्टिकल को मान लेता हूँ x डिस्टेंस पे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। अब निकालेंगे फोर्स का डायरेक्शन, तो ये जो a वाला चार्ज है इस QO वाले चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा FOA। और ये B वाला चार्ज है इस Q चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स का नाम होगा FOB।
तो जो नेट फोर्स निकलेगा एफ नेट वो क्या निकलेगा, एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए, और इक्वल टू कितना ले लेंगे, ज़ीरो। ज़ीरो क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो पुट कर देते हैं एफ ओ ए कितना होगा, एफ ओ ए निकालना है। तो एफ ओ ए मतलब के, चार्ज ओ पे कैपिटल क्यू, चार्ज ए पे स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस ओ से ए का यानी कि एक्स स्क्वायर। अगर नाम सही सही लिख लिए उसके बाद सिर्फ ओ और ए को ध्यान देना होता है। अगर एफ ओ बी पूछें तो एफ ओ बी कितना होगा, तो वो भी होगा के, ओ पे चार्ज है क्यू, बी पे चार्ज है 4q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को माइनस करके कितना लिखना पड़ेगा, ज़ीरो। तो k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस k कैपिटल Q 4q अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो। साइड चेंज कर देते हैं तो k q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू k q 4q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, यहाँ बच रहा है 4, तो बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टेकिंग रूट बोथ साइड, अगर दोनों साइड पे रूट ले लें तो क्या होगा, अगर दोनों साइड पे रूट लेंगे तो क्या होगा, तो अगर दोनों साइड पे रूट लेते हैं हम लोग, तो अगर दोनों साइड पे रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4 का रूट हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस एक्स। साइड चेंज कर देते हैं तो a माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, तो a इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू a बाई 3। क्या निकल गया कि वेयर थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पता चलता है कि अगर a बाई 3 डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल को रखें इस केस के, तो पूरा सिस्टम किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन और आता है, सेम क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। इस चार्ज Q की वैल्यू कितनी होगी, अब ये बताइए। पहला क्वेश्चन था कि चार्ज कहाँ पर रखा जाए, अब दूसरा क्वेश्चन है कि चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का हो, इस Q के बारे में सोचते हैं। तो डायग्राम फिर से बना लेते हैं हम लोग, डायग्राम फिर से बना लेते हैं। कैसा डायग्राम बताइए, पहले था एक Q, दूसरी जगह पे क्या था, एक 4Q, और बीच में कोई चार्ज प्लेस किए थे कैपिटल Q। इनके बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट का नाम था A, ये था B और ये था O। ये डिस्टेंस था x, ये था a माइनस एक्स। जब वैल्यू निकाले तो ये निकल गया है a बाई 3, तो ये हो जाएगा 2a बाई 3। अब क्वेश्चन है कि इस q की क्या वैल्यू होगी, इस q की वैल्यू निकालिए जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो इससे पहले जब न्यूमेरिकल बना रहे थे हम लोग इस चार्ज O पे लगे हुए चार्ज पे फोर्स निकाले थे। इस बार हम लोग क्या करते हैं, B पे लगे हुए चार्ज पे फोर्स निकाल के देखते हैं कि B पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपेल करेगा बाहर की ओर, तो फोर्स का नाम हो जाएगा FBO। और ये A वाला चार्ज भी प्लस है और ये 4Q भी प्लस है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन पे, नाम होगा FBA। अब दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो नेट फोर्स जो होगा, F नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा FBA प्लस FBO। दोनों को ऐड क्यों किए, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में अगर ध्यान होगा, इससे पहले वाले कंडीशन में जब बीच में चार्ज को निकाल रहे थे तो एक फोर्स जो था राइट साइड लग रहा था, एक लेफ्ट लग रहा था। इस वाले में क्या हो रहा है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन पर लग रहे हैं, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को इक्वल क्या करेंगे, 0, क्योंकि बोला है कि पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम पे है। अब FBA क्या होता है, FBA की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 1 बाई या K लिख देता हूँ डायरेक्टली। B पे चार्ज 4Q, A पे चार्ज स्मॉल q, डिस्टेंस दोनों के बीच का A, तो A का स्क्वायर प्लस FBO। BO कितना होगा, तो B पे चार्ज कितना है 4Q और A पे चार्ज कितना है, O पे चार्ज कितना है कैपिटल Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a बाई 3 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। जैसे पिछले बार किए थे, साइड चेंज कर देते हैं, तो K इंटू 4Q
इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4q कैपिटल क्यू अपॉन 2a अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्मॉल क्यू इस स्मॉल क्यू से, ये 4 इस 4 से कैंसिल, और ये जो k होगा वो k से कैंसिल। तो क्या बचा बताइए, q अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू -q अपॉन 4a स्क्वायर अपॉन 9, और ये a स्क्वायर a से कैंसिल हो गया, साइड चेंज करेंगे तो आएगा 9 अपॉन 4 q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q। तो इसमें कैपिटल Q की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव चार्ज क्या बताता है कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तभी उन दोनों को बाइंड कर पाएगा, नहीं तो दोनों को छोड़ देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा ये, नहीं ठीक है। तो आंसर कितना, Q की वैल्यू 9/4Q नेगेटिव। क्वेश्चन के बाद हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.5। क्वेश्चन में बोला है कि कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3, 3 चार्जेस दिए हुए हैं, और वो जो है A, पॉइंट B और पॉइंट C पर है, और बीच पे सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q पे निकालना है, और बोला है कि सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बनाएंगे, क्योंकि 2 से अधिक चार्जेस हो गए। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ट्राइंगल कैसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि ट्राइंगल जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हम लोग क्या देखेंगे कि एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q, एक चार्ज यहाँ रखा है Q, एक चार्ज रखा है यहाँ पर Q, और इसके सेंट्रॉइड पे, ठीक है, एक मीडियन ये हो गया, एक मीडियन ये हो गया, और एक मीडियन ये हो गया सब। इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। तो पूछा है कि सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्टेप पिछले वाले में भी देखे थे हम लोग। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हर पॉइंट का नाम रख लेते हैं। तो ये A, ये B, ये C और ये O। सेकेंड स्टेप क्या बताया था कि अब सारे फोर्सेस के नाम लिखने। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपेल करेगा तो फोर्स बाहर की ओर लगेगा। इस फोर्स का नाम हो जाएगा FOC। ये जो C होगा इस चार्ज को रिपेल करेगा बाहर की ओर, इस फोर्स का नाम हो जाएगा ये होगा FOB, और ये होगा FOC। और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा नीचे की ओर, तो फोर्स का नाम होगा FOA। इस हिसाब से समझ में आ गया कि पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं, कई छोटे छोटे भाग में तोड़ सकते हैं। और क्या ध्यान देते हैं हम लोग इसमें कि 3 नए नए वेक्टर मिल रहे हैं। एक लग रहा है इस डायरेक्शन पे, एक लग रहा है इस डायरेक्शन पे, और एक लग रहा है नीचे की ओर। ठीक है, ये है FOB, ये है FOA, और ये है FOC। ठीक है, अब FOA की वैल्यू निकाल लेता हूँ। FOA क्या होगा, तो 1/4πε0 यानी कि K हो गया। O पे चार्ज कितना है Q, A पे चार्ज कितना है, नाम ध्यान देना बस। A पे चार्ज कितना है स्मॉल q, और O से A के डिस्टेंस को मान लेता हूँ x, तो हो गया x का स्क्वायर। x का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। फिर FOA के बाद FOB निकाल के देखते हैं, तो 1/4πε0 चार्ज O पे चार्ज Q, B पे चार्ज Q, डिस्टेंस इसका भी होगा x स्क्वायर, क्योंकि मीडियन है, सेंट्रॉइड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। FOC की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए समझ में आ रहा है कि तीनों के तीनों फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देख करके हम लिख सकते हैं FOA इज इक्वल्स टू FOB इज इक्वल्स टू FOC, और सबको मिला करके मान लेता हूँ कि F है। ऐसा लेट कर लिया कि तीनों के तीनों फोर्सेस को किसके बराबर मान लेता हूँ, F के बराबर मान सकते हैं। तो इसको भी मान लिया F, इसको भी मान लिया F, इसको भी मान लिया F। अब ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल होता है। लॉजिक क्या लगाएंगे कि अगर 2 वेक्टर एक ही लाइन पे लगेंगे तो दोनों को ऐड कर देना, वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, और अगर 2 वेक्टर एंगल पे हों तो फॉर्मूला लगा देना। इसमें रिजॉल्व करके बनाया, चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला एंगल ढूंढना है हम लोगों को, ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है।
ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देता हूँ, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो एफ नेट दो का सिर्फ ना इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट पहला वाला फोर्स एफ स्क्वायर, दूसरा वाला फोर्स एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस कितना, एंगल कितना दिया हुआ है 120, कितना आ जाएगा वैल्यू 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो 2f स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, अंडर रूट 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू रूट एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकला वो भी f ही निकला। मान लेते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल रहा है वो भी क्या निकल गया, f निकल गया। अब ये f ऊपर की ओर और ये f नीचे की ओर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे होते तो दोनों को ऐड कर देते, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे होते तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, और अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला इसमें लगाया, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो एफ टोटल जो निकलेगा, एफ टोटल जो सबका तीनों का मिला के जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एफ माइनस एफ, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इसमें भी आंसर कितना है, लास्ट में देखिए आंसर आएगा 0। ठीक है, तो आंसर कितना दिया हुआ है, 0। इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, एक तरीके सॉल्व किया, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, इसे बना सकते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डायग्राम बना ली, डायग्राम बनाने के बाद फोर्स निकाले, फोर्स निकालने के बाद क्या किए, फोर्स का नाम रखे, और हम लोग को मिले 3 वेक्टर्स मिल गए, तीनों एक ही लाइन पे नहीं लग रहे थे। 2 को सॉल्व किया, 2 को सॉल्व करके 1 बन गया, और उस 1 को दूसरे 1 से देखे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल थे, तो नेट फोर्स कितना निकल गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बोला है कि जो चार्ज है वो सेंटर पे नहीं है। इस बार क्या बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर वर्टिसेस पे अलग अलग चार्ज गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, बोला है कि एक जगह पे चार्ज Q है, एक जगह पे चार्ज Q है, एक जगह पे चार्ज -Q है। तो यहाँ पर चार्ज है -Q, यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर चार्ज है Q, और क्वेश्चन है कि इस -Q पे रखे चार्ज पे टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, निकाल के बताइए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या देंगे, हर पॉइंट का नाम जरूरी है। तो ऊपर वाले का नाम रख, नीचे वाले से स्टार्ट किया है, तो इस पॉइंट का नाम दे दिया A, इसका B, इसका C, और क्वेश्चन है कि सभी ये चार्जेस के ऊपर एक बार A पे फोर्स निकालिए, एक बार B पे निकालिए, एक बार C पे निकालिए। ठीक है, तो अगर एंगल बनाने की कोशिश करें हम लोग, अगर समझने की कोशिश करें, तो ये प्लस है, ये माइनस है। पहले निकाल देता हूँ, फोर्स एट C निकालते हैं। तो ये प्लस इस माइनस से अट्रैक्ट होगा तो जाएगा नीचे की ओर, नाम हो जाएगा FCA। ये C इससे भी अट्रैक्ट होगा, फोर्स लगेगा FCB। अगर इस चार्ज A की बात करेंगे तो ये चार्ज A इस B से रिपेल होगा, बाहर की ओर फोर्स फील करेगा, और नाम होगा FAB। और इससे भी रिपेल होगा, ये इससे अट्रैक्ट होगा ऊपर की ओर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नाम हो जाएगा FAC। ये वेक्टर हो गया। अब अगर इसकी बात करेंगे तो ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा, तो नाम होगा FBA, और ये B इससे अट्रैक्ट होगा, ऊपर जाएगा, नाम होगा FBC। ठीक है, 2 वेक्टर यहाँ बन गए, 2 वेक्टर यहाँ बन गए, और 2 वेक्टर यहाँ बन गए। ऐसा इनको यूज़ करके रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अब अगर याद होगा तो बताया था कि अगर 2 वेक्टर्स एक ही लाइन पर होते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, अपोजिट अगर होते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर दोनों के बीच में एंगल होता है तो फॉर्मूला लग जाता है। अगर इस क्वेश्चन को देख करके पता चल रहा होगा कि जो जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब क्या है, आपस में एक पर्टिकुलर एंगल बना रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जो होगा, इस क्वेश्चन पे एंगल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले तो निकाल लेते हैं, FCA कितना होगा, FCA कितना होगा, K, C पे चार्ज Q, A पे चार्ज Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं A। क्वेश्चन में L बोला है तो L का स्क्वायर।
अब कूलम्स लॉ जो होता है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी मान करके हम लोग नेगेटिव चार्ज को नहीं लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे F इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, चार्ज को नहीं लेते हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल में। FCA हो गया, अब FCB निकालते हैं तो वो होगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को मिला करके F बोल देता हूँ, और दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू कितनी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या हो, जब भी दो वेक्टर अगर एक ही लाइन पे होते तो ऐड कर देते, अपोजिट में होते तो सब्ट्रैक्ट कर देते, और अगर मान लीजिए कि किसी एंगल पे है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये जो दो वेक्टर थे, एक इधर लग रहा था एक इधर लग रहा था, और दोनों के बीच में एंगल हो रहा था 60 डिग्री, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट नेट फोर्स हो गया FHC अंडर रूट F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F cos 60। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू बच जाएगी इसकी, आएगा अंडर रूट 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इक्वल्स रूट 3F स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो रूट 3F आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो FC कितना निकल गया, रूट 3F। ठीक है, ऐसे ही करके अगर मान लो मैं निकालता हूँ, ये देखिए आंसर F3 कितना निकल गया, रूट 3F। अगर इस पे निकालते हैं फोर्स अगर इस चार्ज पार्टिकल पे निकालने की कोशिश करेंगे तो एंगल हो जाएगा 120, और जब एंगल 120 होता तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे तो FA जो निकलेगा वो सिर्फ F बचेगा, और FB जो निकलेगा वो भी सिर्फ FA निकलेगा, क्योंकि एंगल दोनों का 120 है, बाहर पे बन रहा है ना। तो इस हिसाब से हम लोग के पास क्या हो गया कि तीनों फोर्सेस की वैल्यू निकाल दी। NCERT के 2 क्वेश्चंस और हो गए। इसके अलावा इसी पे बेसिक क्वेश्चंस और होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर हो गया ऐसे मेरे पास, इस स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर भी क्यू रखा हुआ है और यहाँ पर भी क्यू रखा है, इसके सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दिए, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये इससे रिपेल होगा, इस वाले से इससे रिपेल होगा, इससे ये इधर रिपेल होगा, इससे इधर रिपेल होगा। अब ये इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट, ये इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट, ये इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट, तो इस केस में भी फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर कोई हेक्सागन बनाता हूँ, एक रेगुलर हेक्सागन बना लें और इसके सेंटर में भी कोई चार्ज रख दें और हर जगह पे बिल्कुल इक्वल चार्ज रख देते हैं, तो पूछे इस पर कितना फोर्स होगा, तो ये इसको रिपेल करेगा तो इधर जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर जाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गए, इसको रिपेल करेगा इधर जाएगा, इसको रिपेल करेगा इधर जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट भी कैंसिल हो गया, रिपेल करेगा इधर जाएगा, रिपेल करेगा इधर जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स इसमें भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो रेगुलर फिगर्स जो होते हैं, ट्रायंगल का भी देखे थे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो बनाए थे एनसीईआरटी का, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी नेट फोर्स कितना आया था, 0। स्क्वायर में भी रेगुलर फिगर अगर लेता हूँ, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो 0, इसमें भी निकलता है 0। तो अगर इसी प्रकार सर्कल अगर हो, एक सर्कुलर हो और चार्ज इसके पूरे वर्टिसेस में, इसमें पूरे उसके लेंथ में फैला, उसके सेंटर पे चार्ज को रख दें, तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो इसके केस में फोर्स कितना निकल जाएगा, 0।